फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम का जो अभी कुछ दिनों में वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें एज लिमिट क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी और इसी के साथ-साथ जो है कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे और कौन एलिजिबल नहीं होंगे, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही कि इस सहायक उर्दू अनुवादक का सिलेबस क्या है? इसका निसाब क्या है? हमें क्या पढ़ना है? ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है? हमें तैयारी कैसे करनी है? अपनी स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है? हम किस लाए-अमल के पे जो है हम काम करेंगे ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 2019 में जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उम्र सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे देखेंगे तो 5/11/2009 से 30/11/2019 तक ये ऑनलाइन जो है यहाँ पर आवेदन लिया गया था। कुल उसमें रिक्ति जो थी वो 1294 रिक्ति थी उसमें। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ पे कितनी रिक्तियाँ थी? तो रिक्ति की हम बात नहीं करेंगे, हमें जो अपनी टॉपिक की बात करनी है, तो यहाँ पे देख लीजिए किस-किस में श्रेणी में कितनी-कितनी सीटें थी। इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा होनी है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखेंगे आप कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कि क्या कौन अहल होगा, कौन एलिजिबल होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष। तो ये सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि इंटर में 100 अंक यहाँ पे देखिए 100 अंक जो है का जो आपने उर्दू लिया होगा, तभी आपका जो है वो आप एलिजिबल होंगे, आप इसके अहल होंगे कि आप मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक का जो है फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंटर पास पे है, इंटर से ऊपर आपने क्या लिया है उससे मतलब नहीं, इंटर में 100 अंक का 100 नंबर का आपका उर्दू होना चाहिए। तो 50 नंबर वाले इससे बाहर हो जाएँगे। सिर्फ़ जिनका इंटर में 100 नंबर का उर्दू रहेगा, वही इसके अहल होंगे। और समकक्ष का मतलब हो गया जैसे बिहार मदरसा बोर्ड है, तो ये समकक्ष में आता है कि इंटर के समकक्ष में जैसे मौलवी कोर्स होगा, तो उसमें 100 नंबर का उर्दू होना अनिवार्य है। 100 नंबर का उर्दू अगर मौलवी में है, तभी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो है वेतनमान जो होता है लेवल 5 का होता है। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो है इसमें क्या होती है जो ब्लॉक लेवल पर जो बीडीओ और सीओ होते हैं, उनका लेवल होता है 7। उनका लेवल क्या होता है? 7 और जो उसमें से जो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो छोटे लेवल के, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं, तो उनका लेवल जो होता है, वो उनका लेवल होता है लेवल 2। लेवल 2 होता है उनका। यानी जो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो क्लर्क वगैरह होते हैं, वो लेवल 2 पे होते हैं और जो बीडीओ और सीओ होते हैं, उनका लेवल होता है 7। तो जो सहायक उर्दू अनुवादक जो ब्लॉक या ब्लॉक लेवल पे अगर उनकी पोस्टिंग होती है, तो उनका लेवल जो होगा यहाँ पे 5 होगा। यानी लिपिक से ऊपर होंगे और बीडीओ और सीओ के अधीन यानी नीचे होंगे। तो ये थी ये बात है, आप लेवल यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो लेवल है देखिए यहाँ पे लेवल 5 जो है, ये हमारी वो लेवल रहेगी, जो भी बंदा जो है इस मुआविन उर्दू मुतरजिम में पास होकर जो भी योगदान करेगा, तो उसको लेवल 5 में रखा जाएगा। ये बात हो गई, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग-अलग यहाँ पे आधार दिया हुआ है, तो ये जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब देखेंगे हम। उसके बाद देखिए, न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो संकल्प है, उसके अनुसार उम्र सीमा जो होती है, वो होती है देखिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए, वो 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। यानी 18 साल से कम अगर ऐज है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी ने इंटर 17 साल में कर लिया हो और फिर वो फॉर्म भरना चाहे, तो नहीं भर सकता है। 18 साल ऐज होना कंपल्सरी है, 18 साल से अगर कम है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। चाहे आपका इंटर में 100 नंबर का उर्दू हो, अगर 18 नंबर आप नहीं 18 साल के नहीं हैं, तो आप जो है इसके लिए अहल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। अधिकतम आयु सीमा की बात करें, तो जो आरक्षित वर्ग पुरुष है, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो पुरुष आते हैं, उनको जो है 37 वर्ष दिया गया है उनको, यानी वो 37 वर्ष के होंगे तो भर सकते हैं। इसी तरह से अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में जो महिलाएँ हैं, वो उनकी अगर एज 40 वर्ष तक है, तो वो भर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी ये दोनों पुरुष या महिला इनके लिए क्या रखा गया है 40 वर्ष तक इनको आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक रखी गई है। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला जो भी होंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, तो वो उनका जो है 42 वर्ष जो है अधिकतम आयु जो है उनकी हो सकती है यानी वहाँ तक है, तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आप बात समझ लीजिए कि कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए, उम्र सीमा जो है 18 साल और जनरल कैटेगरी में अगर पुरुष हैं तो 37 साल और बाकी जितने हैं चाहे अनारक्षित महिला हो या जनरल कैटेगरी की महिला हो, ईबीसी या बीसी की जो महिला या पुरुष हो, वो सभी का उनका जो है आयु जो है वो 40 वर्ष है। सिर्फ़ एससी-एसटी के जो महिला और पुरुष है, उनको 42 वर्ष की का तक जो है वो उम्र सीमा की छूट दी गई है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। देखिए, मेन चीज़ ये है हमारे सिलेबस का कि हमें जो है पढ़ना क्या है और हमारी प्रक्रिया क्या होती है जब हम फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, मेन प्रक्रिया जो है आपको पता है कि ये एग्ज़ाम 2 बार में होने हैं, इसमें मेंस होगा और फिर इसमें मेंस से पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। यानी मुख्य परीक्षा से पहले जो है एक और परीक्षा होगी तो इसमें जो पहली परीक्षा होती है, जो प्रीलिम्स वाली परीक्षा होती है, वो परीक्षा जो है यानी वो एग्ज़ाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पे होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, वो यहाँ पे आपको बता दिए पहले बताया है कि क्या-क्या होता है उसमें, और हम आगे बात करेंगे कि क्या-क्या उसमें आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है, कैसे क्या-क्या चीज़ रहेगा उसमें, तो देखिए उर्दू व्याकरण यानी उर्दू कवायद रहता है, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन भी रहता है। जो द्वितीय पत्र होता है उसमें हिंदी से उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन होता है, जो तर्जुमा होता है वो जो है आपको हिंदी से इंग्लिश अ, और फिर अंग्रेजी इंग्लिश से उर्दू में करना होता है, उर्दू से हिंदी और उर्दू से हिंदी से उर्दू में अनुवाद जो है आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या जो है देखिए यहाँ पे परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, जो पहली प्रीलिम्स वाली जो परीक्षा होगी, वो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो हमारा होगा, वो वस्तुनिष्ठ जो है विषयनिष्ठ 2 होता है। दोनों है, वस्तुनिष्ठ भी है, विषयनिष्ठ भी है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव भी है आपका और सब्जेक्टिव भी है। तो पहला जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा वस्तुनिष्ठ और जो मुख्य परीक्षा होती है, वो होती है विषयनिष्ठ। चलिए, तो ये हम जो बात थी, अब आगे हम देखते हैं कि और क्या चीज़ इसमें दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये क्यों होता है? देखिए एक और इसमें लिमिट दिया है कि अगर 40,000 तक फॉर्म 40,000 से ज़्यादा फॉर्म होता है, तभी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस होता है। अगर 40,000 से कम फॉर्म है, तो फिर वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख जो है, वो ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 40 यहाँ पे दिया है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ जो है प्रकृति की होगी यहाँ पे देखिए। ये बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो है वो क्वेश्चन आपका होगा, जो प्रीलिम्स होगा प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो। अब आते हैं विवरण। विवरण में देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव वाले में क्या-क्या रहेगा? जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या-क्या रहेगा? तो उर्दू व्याकरण का मतलब उर्दू कवायद जिसमें वाहिद, जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, ये हम आपको तफ़सील में भी बताते हैं। उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण और सामान्य ज्ञान, ये रहेगा। ये जो है हमारा है, यानी ये जो प्रीलिम्स होगा, उस प्रीलिम्स का ये है सिलेबस। प्रीलिम्स का ये सिलेबस है कि ये चीज़ें आएँगी, 100 अंक का होता है, 90 मिनट आपको यानी 1.5 घंटे का 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आइए, तो ये बात हो गई। दूसरी आप देखिए यहाँ पे दूसरा जो होगा, ये बात हो गई। उसके बाद आइए आप सीधे यहाँ पे देखेंगे, तो जो लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है? देखिए यहाँ पर, आप अगर देख पाएँ तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न निम्न प्रकार से है। यानी सिलेबस क्या है इसका? तो प्रथम पत्र जो कुल अंक 100 अंक का होगा, उसमें क्या होगा, उर्दू व्याकरण होगा। उर्दू व्याकरण में क्या-क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिया है। देखिए पहला दिया है सर्फ नौ यानी मेन चीज़ है कि जो कोई शब्द होता है, सर्फ यानी कोई शब्द है, वो शब्द की प्रकृति क्या है? वो शब्द जो है, उसका मूल रूप क्या है? और वो शब्द से क्या-क्या शब्द बन रहा है? वो सारी चीज़ों को जो हम देखते हैं, तो वो सर्फ में आती है। और नह्व में जो है, कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, तो शब्द का जो शब्द शब्द को अगर हम बात करें कि शब्द जो होता है यानी कोई लफ्ज़ होता है, तो उस लफ्ज़ की बनावट को और साख़्त को ये सर्फ में हम देखते हैं। और नह्व में जो है, वो हम जुमले की साख़्त और बनावट को देखते हैं। जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, वो नह्व में। तो पहला यानी जो अल्फ़ाज़ से आप होगा कि अल्फ़ाज़ जैसे मान लीजिए उसका मस्दर क्या है, कौन से ज़माने का है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और फिर जुमले कैसे बनते हैं, वो पहले वाले में आप देखेंगे। दूसरा है कि वाहिद जमा। वाहिद जमा जानते हैं कि बहुवचन, एकवचन, बहुवचन, यानी अगर कोई चीज़ एक है, तो एक वचन उसको जो वाहिद कहते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ों को जो है, वो बहुवचन यानी जमा कहते हैं। इसी तरह से जो तीसरी इसमें कड़ी है, वो है तज़कीर व तानीस, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी मुअन्नस और मुज़क्कर। कौन-सी चीज़ जो है स्त्रीलिंग है यानी मुअन्नस है, और कौन-सी चीज़ मुज़क्कर यानी पुल्लिंग है। तो मेल और फीमेल या जो जेंडर है, जेंडर की बात जो है, वो तज़कीर व तानीस में की जाती है। और ये शब्द पूछा जाता है कि ये शब्द क्या है? जो है मुज़क्कर है, मुअन्नस, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है ना? जेंडर उसका पूछा जाता है। तो उसके बाद अज़दाद, नेक्स्ट है अज़दाद। तो अज़दाद में क्या होता है, इसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं। विलोम मतलब कि कोई लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ का जैसे दिन है, तो दिन का उल्टा क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा? दिन का जैसे रात हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जैसे दिन, अब इसमें 3 शब्द आते हैं, जैसे दिन हो गया, लैल हो गया और नहार हो गया। तो दिन का जो है वो ज़िद क्या होगा? दिन की ज़िद जो होगी वो होगी रात। और लैल के माने भी रात होता है, लेकिन इसका जो ज़िद होगा वो होगा नहार यानी दिन। और इसी तरह से अ, एक होता है शब माने भी रात होता है, तो शब का क्या हो जाएगा, ज़िद जो है वो रोज़ हो जाता है, शब-ओ-रोज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तज़कीर अज़दाद भी पूछी जाती है। और मुहावरे, है ना? मुहावरे भी पूछे जाएँगे आपसे कि इस मुहावरे का मतलब क्या है? उसके बाद है ज़रबुल मसल, यानी कहावत भी जो है वो इस कहावत का क्या अर्थ होता है? ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूछी जाएँगी। तो ये था हमारा जो कुल 100 अंक होगा उसमें। और ये पहले दूसरा पार्ट में उर्दू में संक्षेपण यानी इख्तिसार के साथ आपको लिखना होता है। और इसी तरह से निबंध पत्र लेखन, निबंध में मज़मून और उसके साथ पत्र लेखन, यानी आप जो है किसी को जब पत्र लिखते हैं, किसी को जो खत लिखते हैं, तो वो भी इसमें पूछा जाता है। और खत भी आपसे लिखवाया जाएगा, किसी भी अ, किसी भी मौज़ू पे आपको खत लिखवाया जा सकता है, या किसी भी मौज़ू पे आपको जो है वो निबंध यानी मज़मून लिखवाया जा सकता है। चलिए, उसके बाद द्वितीय पत्र जो होगा, जो सॉन्ग का होगा, तो हिंदी से उर्दू में अनुवाद, किससे? हिंदी से उर्दू में अनुवाद, फिर उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। ये 4 जो है अनुवाद, 4 तरह के अनुवाद यानी 4 तरह के ट्रांसलेशन जो है वो आपको करने होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा में इम्पोर्टेंट कौन-सी बात आती है कि हिंदी और उर्दू। ये शब्द जो है आपको आने चाहिए, किस लफ्ज़ के का हिंदी क्या होता है, किस लफ्ज़ का जो है कौन-सी उर्दू लफ्ज़ है उसका हिंदी होगा, और अगर हिंदी लफ्ज़ है तो उसका उर्दू क्या होगा, ये जानना ज़रूरी होता है। तो ये बता दिया हमने कि हिंदी से उर्दू अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से फिर हिंदी में अनुवाद। तो ये चीज़ जो है आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा मेन सिलेबस है। इस सिलेबस पे अगर हम फ़ोकस करेंगे, अगर हम अच्छे से इस पे तैयारी करेंगे, जो हमने बताया आपको कि देखिए क्या पढ़ना क्या है आपको शुरू से,
कि सरफ़ुनह पढ़ना है, वाहि जमा पढ़ना है, तज़किर व तानीस पढ़ना है, अज़दाद पढ़नी है, मुहावरे और ज़रबुल मसल पढ़ना है आपको और उर्दू में संक्षेपण भी आपको आना चाहिए और साथ ही में मज़मून निगारी और ख़त निगारी, ख़ुतूत निगारी भी आपको आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप जो है फिर अनुवाद की बात करें, तो इसमें देखिए हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से फिर हिंदी में अनुवाद भी आपको आना चाहिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए इसके बाद जो है क्वालीफाइंग मार्क्स भी इसमें रहता है कि सामान्य वर्ग को 40% जो है कम से कम लाना होगा। देखिए जो सीट होती है ना, जैसे मान लीजिए अगर अभी हम बात करें कि 1951 सीट की बात करें, तो जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें उसके 5 गुना जो है रिज़ल्ट बनता है। यानी मान लीजिए अगर मान के चलो 2000 सीट है, तो कम से कम 10,000 लोगों को क्वालीफाई किया जाएगा प्रीलिम्स में और फिर मेंस में आके उसकी मेरिट बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बताया है कि क्वालीफाइंग मार्क्स कितने-कितने चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट के साथ-साथ जो है हमने ये भी बताया कि ये जो है क्वाली जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या है और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि सिलेबस इसका क्या है, यानी क्या-क्या इसमें से पूछा जाएगा, वो भी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर जो है कुछ जो है हम आपको वीडियोज़ ऐसे लाएँगे, जिसमें ये टॉपिक्स जो है धीरे-धीरे हम कवर करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी, पूरी मेहनत और लगन से जो है आप जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा, वो हम भी आपको इसमें पूरी सपोर्ट और पूरी सहायता और पूरी मदद के लिए हम तैयार रहेंगे। इसलिए कि 2019 का एग्ज़ाम भी हमने क्रैक किया हुआ है, हमने निकाला था, तो मुझे पता है कि वो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और कैसे आती हैं, ये अंदाज़ा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आपको तैयारी करनी है अच्छे से, किताब ज़्यादातर आप जो है वो ये करिए देखिए, लोग ये समझते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उर्दू की बात करें, तो ज़्यादातर जो जैसे आप वाहिद जमा की बात करें, तो ज़्यादातर जो है वो अरबी की चीज़ें हैं। तो जो बच्चे मदारिस में पढ़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये ईज़ी होता है और जो प्योरली अगर बात करें सिर्फ़ स्कूलों में पढ़े हैं, तो थोड़ा-सा उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आप चाहते हैं कि हम आपको तैयारी कराएँ? इस संबंध में भी अगर आप कोई हमें जो है अपना राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें या कोई और बात हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।